Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Guide and Physiology in 10 minutes video lecture. So guys, आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो चैप्टर नंबर 1 के उनको जो है वो कवर करेंगे. सो जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था जो लेक्चर नंबर 10 जो अपलोड हो चुके हैं उनके अंदर हम लोग कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे थे. सो आज जो है उसको फर्दर जो दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं गाइडन में उनको जो है डिस्क्राइब किया जाएगा. सो गाइज आज के लेक्चर समझने के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी का जो है मेनली फीडबैक सिस्टम उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी इस लेक्चर में जो गाइडन ने फर्दर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं. सो आज के ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक, नेचर ऑफ द मोस्ट कंट्रोल सिस्टम एंड पॉजिटिव फीडबैक कैन समटाइम बी यूजफुल. लिसन गाइस, आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग कंट्रोल सिस्टम के फर्दर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करेंगे जो कि हर समझ लें कि बॉडी के जो कॉमन्स होते हैं लाइक बॉडी के कंट्रोल सिस्टम में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके अलावा नेगेटिव फीडबैक को सिस्टम को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. सो अब हम लोग चलते हैं. सो गाइज अब जो हमारे पास टॉपिक है वो ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम. देखिए हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स में कंट्रोल सिस्टम्स को पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, उनमें से क्योंकि हमारी बॉडी को एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करना होता है उसमें से जो एग्जांपल्स गाइडन ने दी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेगुलेशन दी थी ईसीएफ में, रेगुलेशन ऑफ द आर्टियल ब्लड प्रेशर दिया था. और इसके अलावा गाइडन ने कहा था कि जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम भी हमारी बॉडी का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है. उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोऑपरेशन को यहाँ पे हमें बताया था. ठीक है, अब यहाँ पे आज के लेक्चर में बताएंगे कि ऑल ऑफ दीज हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन. मतलब इन सब जो भी हमारे पास ये यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल्स वगैरह, इनसे फर्दर इनके एडवांस में जाते हुए हमें पता चलता है कि इन सब कंट्रोल सिस्टम में जो कि रेगुलेट कर रहे हैं आर्टियल ब्लड प्रेशर को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो उनको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. अच्छा, पहले कुछ भी डिस्कस करने से पहले ये होता है कि जो कंट्रोल सिस्टम है उसके हम लोग बायोलॉजिकल जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो सीरीज़ होती हैं या फिर समझ लें कि इम्पॉर्टेंट जो उसके कंपोनेंट होते हैं उनको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है. तो अगर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के, उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें हमारे पास होता है सेंसर, कंट्रोल सेंटर या फिर इफेक्टर्स. ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, उसमें हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. उसमें सेंसर है, कंट्रोल सेंटर है एंड इफेक्टर्स है. तो ये वो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है और फर्दर एक्टिविटीज करती है और रिस्पॉन्स शो करती है. सो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सेंसर है, कंट्रोल सेंटर है, इफेक्टर्स है. तो इसको याद करना, इनको अपने जहन में रखना जरूरी है क्योंकि एमबीबीएस के क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि आप लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम को डिस्क्राइब करें. अच्छा, अब हमारी बात हो गई, अब हम इनको जो है डिस्कस करेंगे कि सेंसर क्या है, कंट्रोल सेंटर क्या है और इफेक्टर्स क्या है. तो जब हम सेंसर की बात करते हैं तो सेंसर क्या होता है? डिटेक्ट चेंज इन वेरिएबल. मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आते हैं वो सेंसर जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस करते हैं. कंट्रोल सेंटर क्या होता है? फिर वो सेंसरी हमारी बॉडी में सेंसरी नर्व्स वगैरह होती हैं जो कि कंट्रोल सेंटर जो हमारा सीएनएस है वहाँ तक उन्हें लेके जाती हैं. तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है? असेसेस इनपुट एंड इनिशिएट रिस्पॉन्स. इनपुट को असेस करता है और जो इनिशिएट करता है रिस्पॉन्स को. देन थर्ड हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है इफेक्टर. मतलब चेंज इंटरनल एनवायरनमेंट बैक टू द नॉर्मल. इफेक्ट्स क्या करता है कि जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आई हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में उनको नॉर्मल की तरफ लेके जाता है. तो सेंसर ने पहले डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर ने एक कमांड दी जो कि मोटर नर्व्स के जरिए कहाँ पर गई? इफेक्टर्स तक गई और इफेक्टर्स ने जो है वो उसके अगेंस्ट काम किया और उस जो भी हमारी बॉडी में चेंजिंग्स आई थी उनको नॉर्मल कर दिया, उन्हें बैक टू नॉर्मल ले आया. तो ये हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की जो है कंपोनेंट्स थे. अब हम ये एक डायग्राम दी गई है उसे अच्छे से देख लें. ये डायग्राम है. अच्छा, ये एग्जाम्स में भी आ जाती है तो आप लोग आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं तो आप ये डायग्राम्स बना के भी बता सकते हैं. यहाँ पर जो स्लाइड्स थी 2 स्लाइड्स जो मैंने शो की हैं पीछे वो भी आप उनको ईजिली उन्हीं को उतना ही लिखेंगे तो आप लोगों को आई होप के मार्क्स
फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में सिर्फ एक थ्योरी नहीं लिखनी होती इंटरमीडिएट की तरह या किसी और की तरह, बस हमें मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं जो कि एग्जामिनर हमसे चाहता है। वो क्वेश्चंस ही जो है 5 नंबर 3 नंबर के देते हैं, ताकि वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आपको ये सिस्टम आता है या फिर आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी फिजियोलॉजी को पढ़ा है। सो कोई वो थ्योरी इतनी एडवांस आपसे नहीं मांगते कि आप जो है वो पूरी बुक ही इसमें लिख लो, क्योंकि वो सिर्फ आपसे मेन पॉइंट्स पूछते हैं। तो आप ये 4 भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि स्टिमुलस प्रोड्यूस चेंजिंग इन वेरिएबल। सबसे पहले स्टिमुलस ने चेंजिंग्स वेरिएबल जो भी चेंजिंग्स हुई थी, ठीक है, उनको कहाँ तक लगेगा? सेंसर चेंज बाय डिटेक्ट बाय द रिसेप्टर, इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, ठीक है, उसको किसने डिटेक्ट किया? हमारे पास जो है वो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया। एंड रिसेप्टर जो सेंसर थे उन्होंने इनपुट इन्फॉर्मेशन सेंड अलॉन्ग एफरेंट पाथवे टू कंट्रोल सेंटर तक हो गई। फिर कंट्रोल सेंटर से फोर्थ स्टेप क्या हुआ? आउटपुट इन्फॉर्मेशन सेंड अलॉन्ग एफरेंट पाथवे टू द इफेक्टर्स। एंड देन जो होगा वो हमारे पास फिफ्थ होगा, रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर्स फीडबैक टू इन्फ्लुएंस मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टिमुलस एंड रिटर्न वेरिएबल टू होमोस्टेसिस। मतलब इफेक्टर्स ने फिर क्या किया? वो सिस्टम जो चेंजिंग्स आई थी उनको नॉर्मल कर दिया। तो ये डायग्राम है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि आप लोग इजीली जो भी आप लोगों का पॉइंट है उसको डिस्कस कर देंगे। तो आई होप ये अब बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम क्लियर हो गया होगा। देन अब गाइटन ने बात की नेगेटिव फीडबैक नेचर ऑफ द मोस्ट कंट्रोल सिस्टम। सो गाइटन ने अब डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक की बात की है। एज इट इज जो मैं पॉइंट्स पढ़ा नहीं है एज इट इज ही गाइटन में लिखे गए हैं। आप सिर्फ मेरा लेक्चर देखें और देन इन टॉपिक्स को जाके रीड करें, आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा। तो फीडबैक सिस्टम होता क्या है? फीडबैक सिस्टम जो बेसिकली होता है नर्वल और हार्मोनल सिस्टम होता है, जो कि एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। मतलब जो भी इफेक्टर्स हमारी बॉडी में जो भी इफेक्टर्स जो है सेंसरी नर्व्स वगैरह उनके जरिए डिटेक्ट किया जाता है। तो सीएनएस जो कमांड देता है वो इफेक्टर्स करते हैं। तो ये सब कुछ नर्वस और हार्मोनल सिस्टम की वजह से हो रहा है, जिनके पास एक एडवांस फीडबैक मैकेनिज्म है। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? रिस्पॉन्स रिवर्स द इनिशियल डिस्टर्बर इन होमियोस्टेसिस। मतलब नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि जो भी आपकी डिस्टर्बेंस हुई है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी काम करे, तो उसे हम लोग नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी में चेंजिंग्स हुई हैं उनके अगेंस्ट अगर आपके सिस्टम्स काम करें तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। और ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एग्जांपल्स में आपको बताती हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि और हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ जो सिस्टम है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू काम करता है। मतलब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी में जो है वो इफेक्ट करता है। कैसे? एग्जाम्पल है रेगुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेगुलेशन ऑफ द आर्टियल ब्लड प्रेशर। सो गाइटन ने जो है वो 2 चीज़ें दी हैं। नेगेटिव हमारे पास जो बॉडी में नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उसके 2 एग्जांपल दिए, रेगुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दिए एंड रेगुलेशन ऑफ द आर्टियल ब्लड प्रेशर। सो गाइस, रेगुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे है कि आप लोगों ने पीछे ही पढ़ा था कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, सो अब उसका फीडबैक सिस्टम ये होगा कि जो हमारी बॉडी लंग्स हैं वो ग्रेटर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से निकालना शुरू करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन। उसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। सो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी ने क्या किया? ज़्यादा हुई, तो नेगेटिव फीडबैक क्या हुआ कि अब इसे बाहर निकालना है, तो पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो गई। सो ये एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम था। देन उसके बाद रेगुलेशन ऑफ आर्टियल ब्लड प्रेशर में भी यही हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जब भी हमारी बॉडी में जो है आर्टियल ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो बहुत सारे जैसे बैरोरिसेप्टर की हमने एग्जांपल्स ली थी, तो कुछ सिस्टम्स कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे प्रेशर को बैक टू द नॉर्मल ले आते हैं। तो वो भी एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो अगर आपसे कोई पूछे नेगेटिव फीडबैक की एग्जाम्पल्स और उसमें आपसे कहे कि उसकी डेफिनेशन, तो आप ये स्लाइड लिख लिए तो इज इनफ, ये इनफ है। आप इसको चाहें तो आगे वो कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल को एज इट इज़ पूरा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, बट अगर आप ये देंगे तो इट्स इनफ, आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको बस पता होना चाहिए कि रेगुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से जो है वो काम करती है। हाइपर पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो ये एक सिंपल जो आपको डिस्क्राइब किया गया है। देन आर्टियल ब्लड प्रेशर में आप लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से वो लो करती है उसको। बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिर ना जो हमारे पास हैं पेरिफेरल जो हमारे पास जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनकी डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और फिर इस तरीके से वो डिक्रीज कर देता है आर्टियल प्रेशर को। तो ये हमारे पास जो है
और ये हमारे पास क्योंकि बैरोरिसेप्टर्स में वोसोमोटर सेंटर था, उसको जो उसने क्या कर दिया था, इनहिबिट किया था, तो नर्व इम्पल्सेस जो है वो हार्ट तक नहीं जा रही थी और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की भी जो है वो डायलेशन हो रही थी, जिसकी वजह से बैक टू द नॉर्मल हमारे पास जो है ब्लड प्रेशर आ रहा था। तो वो भी आप समझाने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मार्क्स ज़्यादा हो एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इट वाज इनफ। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स इंक्रीजेज द ओरिजिनल स्टिमुलस। सो पॉजिटिव फीडबैक की अगर डेफिनेशन देते हैं तो ये क्या होता है? रिस्पॉन्स इंक्रीजेज द स्टिमुलस। अगर हमारा स्टिमुलस जो आया है तो उसके रिस्पॉन्स को और बढ़ा दे तो उससे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है हमारी बॉडी में, ठीक है, उस और इंक्रीज हो जाए तो इस मीन्स ये पॉजिटिव फीडबैक है। इसी तरीके से चाइल्ड की बर्थ की जो है वो एग्जांपल दी जाती है और जनरेशन ऑफ द नर्व सिग्नल्स दिए जाते हैं। अच्छा, इसको मैं समझाती हूँ आप लोगों को। जो ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है? पॉजिटिव फीडबैक कैन समटाइम बी यूजफुल। मतलब हम लोग आप आज के लेक्चर में डिस्कस करें कि पॉजिटिव फीडबैक किस तरीके से यूजफुल होता है। याद रखिएगा, इसका मतलब पॉजिटिव फीडबैक के जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं हमारी बॉडी में। उसे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए नेगेटिव जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है और कैसे एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसके यूजफुल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फर्दर लेक्चर में हम लोग उसके जो है वो दूसरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके जो हमारे पास नेगेटिव उसके जो हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक में उसमें हम लोगों ने बताना है कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। ये ओरिजिनल स्टिमुलस को इंक्रीज कर देती है, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आता है हमारे पास, जो भी रिजल्ट आता है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देती है। एग्जाम्पल ब्लड क्लॉटिंग है, चाइल्ड की बर्थ है, एंड जनरेशन ऑफ द नर्व सिंगल गाइडेड ने इन तीन एग्जाम्पल्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है चैप्टर नंबर 1 में। आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको वहां पे भी समझ आ जाएगा कैसे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में जैसे ही ब्लड वेसल रप्चर्स होती हैं तो क्लॉट जो है वो वहाँ पे बिगिन हो जाता है। अब वहाँ पे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स और बहुत सारे इंजाइम्स जो होते हैं और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और क्लॉटिंग के प्रोसेस को और बढ़ा देते हैं ताकि ब्लड वेसल्स में से ब्लड जो है वो एक्सपेल आउट ना हो और हमारी बॉडी का ब्लड जो है वो मेंटेन ही रहे, ब्लड वॉल्यूम। तो ये एक एग्जांपल है गुड। इस तरीके से चाइल्ड बर्थ में क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। मतलब जब भी यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन होती है और इतनी इनफ हो जाती है कि बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स से बाहर निकलने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो जो स्ट्रेस, अब जो सर्विक्स के सिग्नल्स है ना उसके जो स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं ना वो सीनेस तक जो है अपना कह सकते हैं कि अपने सिग्नल्स पहुंचाते हैं कि अभी और, तो उसी वजह से और ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन होती है और बेबी की बर्थ हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हम लोगों ने जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल्स क्या है कि जैसे ही सिग्नल स्टिमुलस की वजह से जो है वो सोडियम जो है फाइबर्स के अंदर जाता है, इंटर होता है, तो उस वक्त जैसे ही वो फाइबर्स अंदर होगा तो फिर इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं कि वो सीएनएस को और ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे कि सोडियम जो है वो और ज़्यादा फाइबर्स के अंदर जो है वो इंटरली उसके अंदर जाए, फाइबर्स में इंटर हो ताकि स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल हो और मसल्स के हर फाइबर तक जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो पहुंचे और फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो। सो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स वाला जो है ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको डिस्क्राइब करी हूँ, लाइक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉटिंग, जनरेशन ऑफ नर्व सिग्नल, इन पे पूरे चैप्टर्स हैं जो कि आगे गाइटन ने डिस्क्राइब किए हैं। ये अभी फिर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया। आप समझेंगे गाइटन के चैप्टर नंबर 1 में हर चीज़ को आपको बताने की कोशिश की है। एक जर्नल इंटरनेट जो है इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन इन सब की ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। आई कैन से दैट ब्लड क्लॉटिंग पे भी बहुत सारे आपको जो है वो पॉइंट्स याद करने होंगे, मेमोराइजेशन करनी होगी, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इस तरीके से जनरेशन ऑफ द नर्व सिग्नल्स पे भी एक बहुत यूनिट है एक गाइडन में, तो आप वो पढ़ेंगे देन उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, अब आप लोगों के लिए ये ईजी होगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस।